हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम वाला। मैं राज मिश्रा आज आपको क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सिखाऊंगा। अब आपने ये चैप्टर देखा, यहाँ पर इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल्स। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया था, सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अगर इसका लेंथ जो है 4 मीटर है, विड्थ 4 मीटर है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर में अगर हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। पेरीमीटर अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 ये होगा ना। अब 4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, दैट इज 4 into 4। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर मैं सपोज कर ले रहा हूं कि ये जो इसका लेंथ और ब्रेड्थ है ये चेंज हो गया, ये अब 5 हो गया। तो अगर इस केस में हम पेरीमीटर को कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, इस केस में जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। हाउ मेनी टाइम्स, 4 क्रॉस 5। ठीक है। अब देखिए अगर 50 पर और चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने क्या किया कि जो हमारा लेंथ है उसको मैंने कर दिया 7 और ब्रेड्थ भी 7 कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है आउटसाइड साइड तो पेरीमीटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। देन 4 क्रॉस 7। तो आप देखो, अगर मुझे इस स्क्वायर का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है तो क्या कर रहा हूं मैं, इसके सारे साइड्स को बार बार क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। तो एक चीज मुझे कॉमन दिख रही है, क्या कॉमन दिख रही है कि यहां पर देखिएगा कि मैंने फर्स्ट टाइम 4 लिया था, तो यहां पर देखिएगा ये वैल्यू 4 चेंज हो रहा था, जो कि इसका क्या था, एक साइड का लेंथ था। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या लिया था, 5 लिया था, चेंज हुआ। ठीक है। इन केसेस में मैं क्या हो रहा है, देखिएगा बार बार मैं साइड्स को चेंज कर रहा था, तो यहां पर ये वैल्यू चेंज होती जा रही थी, लेकिन एक वैल्यू फिक्स थी। वो क्या थी, वो वैल्यू थी 4। दिख रहा है सब में। आप इसी तरीके से किसी बात में कोई भी स्क्वायर बनाइए, आप उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करिए तो 4 टाइम्स इनटू साइड होगा, 4 टाइम्स इनटू साइड होगा। ठीक है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं जनरल लिखने की कोशिश करता हूं कि सपोज मेरा जो यहां पर साइड है वो x है, वो क्या है, स्क्वायर का जो साइड है वो क्या है, x है। अब मैं अगर इसका पेरीमीटर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, p = 4x। होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब देखिए कि यहां पर ये जो x है वो अगर मैं चेंज करता जाऊं, चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, इसलिए क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मींस क्या, द थिंग व्हिच कैन वेरी, ऐसी चीज जो क्या कर सके, बदल सके, बदल जाए। तो यहाँ पर देखो बार बार ये चीज जो है चेंज हो रहा है, हमने एग्जांपल से देखा। तो ये जो x यहाँ पर वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैंने रेक्टेंगल लिया, क्या लिया, रेक्टेंगल लिया। अब रेक्टेंगल में देखिएगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
प्रॉपर्टी दी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पर सपोज मैंने ले लिया 3, यहां पर ले लिया 4। अब मुझे इसका क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा P इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4। अब देखिए यहां पर क्या है, 3 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। दैट मींस 2 टाइम्स 3 प्लस 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं 2 यहां पर लिया, 2 यहां पर लिया, कॉमन ले गया। ये इस रेक्टेंगल में क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अगर मान लीजिए एक और देख लेते हैं, मैंने क्या किया कि मैं अब साइड को ले रहा हूं 6, 7। अगर मैं पेरीमीटर लिख दूं तो क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 7 क्या होगा, देखिएगा 2 टाइम्स 6 है, 2 क्रॉस 6 प्लस 2 क्रॉस 7। यहां पर भी 2 है, यहां पर भी मैंने कॉमन लिया 2 6 प्लस 7। ठीक है। अब अगर आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए तो क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल, अगर ये रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, तो अगर मैं इसके साइड्स का सम करूं, क्या कर लूं, साइड का सम कर लूं और इसका क्या कर लूं, 2 टाइम्स कर लूं। क्या कर लूं, 2 टाइम्स कर लूं। तो मुझे रेक्टेंगल का क्या मिल जा रहा है, पेरीमीटर मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, पेरीमीटर मिल जा रहा है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने की कोशिश करता हूं। देखिए वैसे मैं ये मान लेता हूं कि सपोज हमारा लेंथ क्या है, x है, और ब्रेड्थ है क्या है, y है। तो इस केस में अगर मैं पेरीमीटर लिखूंगा तो क्या होगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2x प्लस y। होगा या नहीं होगा। अब देखिए कोई भी रेक्टेंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल हो तो क्या होगा कि उसके सिर्फ लेंथ और जो ब्रेड्थ है उसकी क्या बदलती जाएगी, वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं बार बार, यानी कि x और y क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा x है वो क्या है और y क्या है, ये दोनों हमारे वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। और 2 क्या है, देखो 2 बदला क्या, नहीं बदला, तो 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, चलिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल। ठीक है। अब इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है ट्रायंगल का। क्या करना है, एरिया। तो एरिया का क्या होता है ट्रायंगल का, देखिएगा 1 बाय, सपोज ये बेस हमारा 3 है, ये हाइट क्या है, 4 है। क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 3 क्रॉस 4 होगा या नहीं होगा। मान लो मैंने ट्रायंगल चेंज किया और अब जो है मेरा बेस है वो हो गया 5 और हाइट हो गई 6। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये दो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, बट ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो मैं अगर ट्रायंगल के एरिया के लिए जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, ये सब आपकी बेसिक है क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में अपने पढ़ चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा देखिएगा, सपोज मैंने इसको x ले लिया, इसको y ले लिया।
अब इस ट्रायंगल का मैं क्या लूंगा, एरिया लूंगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई लूंगा। तो अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर बार बार x की अलग वैल्यू लिखता जाऊं, y की अलग वैल्यू लिखता जाऊं, तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के क्या करते जाएंगे, एरिया मिलते जाएंगे। यानी कि x और y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो x और y हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, सॉरी क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। क्योंकि ये वेरी कर रहे हैं, ये हमारे वेरिएबल हो गए, और 1 बाई हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, आप पीछे आएगा, अगर मैं इस स्क्वायर का क्या लिखना चाहूं, एरिया लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, एरिया लिखना चाहूं इस स्क्वायर का, तो एरिया कैसे होगा, देखिएगा एरिया क्या होगा, पहले किससे लिखते हैं, देखिए क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये भी 4 था, ये भी 4 था, तो एरिया क्या हो गया, 4 क्रॉस 4। दूसरे केस में क्या होगा, 5 क्रॉस 5। इसी तरीके से तीसरे केस में 7 क्रॉस 7। और जब मैंने इसको x अज्यूम कर लिया, तो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, होगा। देखिए इसी तरीके से रेक्टेंगल में भी आप देख सकते हो, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, अगर पहले केस में देखो तो 3 into 4, सेकंड केस में देखो तो 6 into 7। लेकिन जब मैंने इसको जनरलाइज किया कि लेंथ को x और ब्रेथ को y कर लिया, तो अब इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है कि यहां पर बच्चों देखिएगा कुछ इस तरीके की टर्म मिला, 4x यहां पर हमें कुछ टर्म मिले, 4x, हाँ 2 टाइम्स x प्लस y, या फिर हम लोगों ने क्या लिखा, देखिएगा 1 बाई हाफ x क्रॉस y, या x स्क्वायर x y, या इस तरीके से कुछ हो सकता है, अंडर रूट x प्लस y, या 2y 3y। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो इसको क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, अलजेब्रिक टर्म देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल क्या है, कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेरी कर सकता है। ठीक है, हमने ज्योमेट्री और आपके मैनिपुलेशन का हेल्प लिया और आपको मैंने वेरिएबल समझाने की कोशिश की। आप दूसरे तरीके से वेरिएबल समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप ने प्रेशर चैप्टर पढ़ा होगा अपने साइंस के चैप्टर, साइंस में क्लास 9 में प्रेशर एंड मेजरमेंट जो भी रहा हो। ठीक है, मुझे चैप्टर्स का नाम नहीं आ रहा, बट प्रेशर आपने पढ़ा था। ठीक है, उसमें आपने क्वांटिटी पढ़ी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा प्रेशर जो हम क्यों महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ एयर एनवेलप जो कि हमारे अर्थ के सराउंड में है, वो हमारे ऊपर या जो भी यहाँ पर चीजें हैं उन पर क्या प्रेशर अप्लाई करती है, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड चेंज करते हैं, एल्टीट्यूड चेंज करते हैं यानी कि हाइट चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर क्या होती है, वेरी करती है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कि अगर आप कोई मान लीजिए समुद्र है, कोई सी है, ठीक है, आप उसमें धीरे धीरे डेप्थ में नीचे जा रहे हो, नीचे की तरफ जाओगे तो भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। होगा या नहीं होगा,
या आपने देखा होगा कि जो फुटबॉलर्स होते हैं, जैसे कोई बॉल आ रही है, ठीक है, अब अगर उस बॉल को किक करते हैं तो उन्होंने किस फोर्स से किक किया, ये ये बात डिपेंड करती है कि अगर उसने जिस भी स्पीड से उस बॉल को जिस भी फोर्स से हिट किया तो बॉल उसी के उसमें रिस्पेक्ट में क्या कर लेगी, स्पीड गेन कर लेगी। अगर उसने स्लो हिट किया तो बॉल स्लो जाएगी, अगर उसने थोड़ा हैवी हिट किया तो बॉल जो है फास्ट जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटी है जो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, वहां पे आपने देखा था F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है, ठीक है। या फिर आपने ओम लॉ पढ़ा होगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। तो ये भी होता है कि कुछ चीजें जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक क्वांटिटी आप क्या करते हो, चेंज करते हो तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। जैसे आपने अभी इस पर रेक्टेंगल के केस में लिखा है, स्क्वायर के केस में लिखा, आप उनके क्या चेंज कर रहे थे, साइड और ब्रेथ को चेंज कर रहे थे, उनका पेरीमीटर और क्या चेंज होता जा रहा था, एरिया चेंज होता जा रहा था। या ट्रायंगल के केस में भी यही था। यही चीज अगर आपने सर्कल पढ़ा है तो सर्कल में अगर आप रेडियस चेंज करते जाओगे तो भी उसका पेरीमीटर और एरिया चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो क्या है, हमारा रेडियस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, एक तो वेरिएबल हो जाएगा। और इस तरीके से अगर मैं एक एक्सप्रेशन में लिख दूं तो ऐसे एक्सप्रेशन को मैं क्या कहूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहूंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है, देखिएगा, इक्वेशन किसे कहते हैं, क्या कहा मैंने, इक्वेशन। इक्वेशन जैसे अभी आपने देखा था कुछ इस तरीके से था 2x + y, ठीक है। ये तो हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं क्या करूं, यहां पर इक्वल का साइन लगा दूं, क्या लगा दूं, इक्वल का साइन लगा दूं, और इस साइड में मैं कोई वैल्यू डाल देता हूं, सपोज मैंने 0 डाल दिया। तो जैसे ही मैंने यहां एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यहां पर मैंने इक्वल करके कोई और वैल्यू लिखा, तो वो जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। या फिर इस तरीके से 4x = 0, या आप इसको 0 मत करो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन 0 भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको हम 3 कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया। वो है नहीं हुआ, यहां पर क्या है कि दो साइड हो गए, एक एलएचएस, एक लेफ्ट साइड हो गया और एक राइट साइड हो गया। और अगर मैंने बीच में क्या लगा दिया, इक्वल का साइन लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। कोई भी चीज, जैसे आपने लिखा 3x + 5y = 7, यहां पर आपने इक्वल का साइन लगाया तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। या आपने 7x + 9y = 27, कुछ इस तरीके से लिखा, ये भी क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, इसका साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो आपके हमारा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते थे, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। क्या ये भी इक्वेशन है, क्या ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पे भी तो इक्वल का साइन आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, तो ये भी एक इक्वेशन होना चाहिए। तो हाँ, आप इक्वेशन कह सकते हो, लेकिन इक्वेशन कहने के पहले आप ये लिखो कि यहां पर और यहां इस ये जो बातें यहां पर लिखी हुई है, देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो चीज लिखा हुआ है और यहां पर जो लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर जो xy है, ठीक है, xy के कई मान हो सकते हैं, xy के कई मान हो सकते हैं, लेकिन कई ऐसे वैल्यूज होंगे जिसके लिए x और y जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसमें LHS = RHS नहीं होगा, LHS = RHS नहीं होगा। लेकिन
जब आप इस एक्सप्रेशन की बात करते हो, जिसे आप अभी पूछ रहे थे कि आप इसे इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो यहाँ पर a और b का कोई भी वैल्यू है तो उसके लिए जो ये एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन है वो सही होगा, सबके लिए सही होगा। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहते हैं आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी। तो आई होप कि आपको इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब यहां पर एक टर्म है लीनियर। क्या टर्म है? लीनियर। देखिएगा, लीनियर और साथ में इक्वेशन का लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? तो आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, वहां पर आपने देखा है कि अगर मुझे कोई पॉइंट एलोकेट करना हो तो मैं क्या करता था, ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। तो यहां पर मैं कई पॉइंट्स क्या कर सकता था? एलोकेट कर सकता था। इसमें मत करें उससे पॉइंट कर सकता था या नहीं कर सकता था। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, जैसे 3x + 4y = 18। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, तो वो जो ड्रॉ होगा वो एक लाइन ड्रॉ होगा। क्या ड्रॉ हो जाएगा? एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि हमारा 0, 0 से पर की जाए, ये कहीं से भी आ सकता है। ये तो डिपेंड करेगा कि वैल्यू क्या आ रही है एक्स और वाई। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे? हम लोग क्या करते थे कि देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है इसको हम क्या करते थे? इस साइड लाते थे, ट्रांसपोज करते थे। तो अगर मैंने इसको ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा? 3x = 18 - 4y। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर मैं x क्या है? x 3x है, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ x चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 3 से दोनों साइड में क्या करूंगा? डिवाइड करा दूंगा। तो यहां पे 3 से डिवाइड करा तो x हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा? 18 - 4y डिवाइड बाई कुछ इस तरह होगा। और फिर हम क्या करेंगे? एक टेबल ड्रॉ करते थे। जैसे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा। अब मैं क्या करूंगा? y के वैल्यूज को चेंज करता जाऊंगा और x के वैल्यूज को क्या करूंगा? नोट करता जाऊंगा। देखिए पहले मैं कहां से शुरुआत करूंगा? 0 से करूंगा। अगर मैंने y को 0 किया, y को क्या किया? 0 किया, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 × 0 0 दैट मीन 18 - 0 18/3 दैट मीन x = 6। अगर हमारा y 0 होता है तो x क्या है? 6 है। x क्या है? 6 है। इसी तरीके से y को 1 कर लो आप, y को 1 करोगे तो 4 × 1 = 4, 18 - 4 कितना हो जाएगा? 14। तो यहां पर अगर आप क्या करोगे? 1 रखोगे y को, तो जो x है वो आ जाएगा 14/3। आएगा नहीं आएगा? अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 3 कर लो, क्या कर लो? 3 कर लो। 4 3 या 12, 18 - 12 क्या हो गया? 6/3 दैट मीन कि आपने क्या किया? यहाँ पे 3 रखा था तो कितना हो गया था? -12 6 / 3 2, यानी कि आपने y रखा 3 और x आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो जब मैं यहां पर इसको प्लॉट करूंगा, देखिएगा आपने पॉइंट पे एलोकेट करना सीखा हुआ है। हम इक्वेशन को एलोकेट करते हैं। जैसे y हमारा क्या है? 0 है। y हमारा क्या है? 0 है। ठीक है, y यहां पे 0,
और ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 ठीक है। तो देखिए y क्या है, 0 है, तो s क्या है, 6 है। तो यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा 6, 0 होगा कि नहीं होगा। पहले हमने s लिखा, फिर क्या लिखा, y पे ये तरीका था। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू पुट कर लो, तो अगर हमारा y क्या है, सॉरी x क्या है, 2 है, x क्या है, 2 है, ठीक है। तो y कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 2, 3। जब आप इसको ऐड करोगे तो कैसा शो हो रहा है, एक लाइन की तरह शो हो रहा है। जब मैंने इस इक्वेशन को इस पर्टिकुलर ग्राफ में पुट किया, शो करने की कोशिश की, तो किस तरीके से दिखाई दिए, स्ट्रेट लाइन दिखा। तो जब भी किसी इक्वेशन को अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में पुट करूंगा, ठीक है, तो वो हमें अगर कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो ऐसे इक्वेशन को मैं कहूंगा क्या, कि वो हमारी ऐसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या हम सभी इक्वेशंस को इस तरीके से चेक करेंगे, इस तरीके से बार-बार ग्राफ को प्लॉट करके देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो नहीं, सिंपल सा जवाब नहीं। कैसे? क्योंकि आपने अभी तक पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, और पॉलिनोमियल में आपने लिखा है क्या, कि अगर जो हमारे वेरिएबल्स है, क्या है, वेरिएबल्स है, उनकी पावर्स यहाँ पर 1 है, क्या है, पावर्स 1 है। तो ऐसे जो वेरिएबल्स होंगे यहां पर अगर हम प्लॉट करेंगे तो कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन आएंगे। कैसे आएंगे, स्ट्रेट लाइन। कोई भी, जैसे मान लो 2x + 4y = 12। तो ये भी अगर आप प्लॉट करो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। या कुछ भी 3y + 7x = 72, ये भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी पावर्स कितने हैं, ठीक है। टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। तो कैसा इक्वेशन कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हैं या नहीं है। देखिए x एंड y 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए हम लोग क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि हम इक्वेशन किसे कहेंगे, वेरिएबल्स किसे कहेंगे, और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमने देख लिया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देख लिया। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो देखना बेटा, इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने बुक्स में क्वेश्चन देखते होंगे, क्या देखते होंगे, क्या कि मान लो आपको कोई दे दिया गया डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया गया और कहा गया कि इस टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करो। डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या करो, कैलकुलेट करो। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले उसको देखते हैं, उसका इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए कोई भी अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट का जो स्केल होता है वो 2 पॉइंट डिपेंड करता था, जब तक ट्रिपल पॉइंट नहीं आया तब तक 2 पॉइंट था। एक क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट, एंड अनदर इज बॉइलिंग पॉइंट। अब वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस में बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और ये जो स्केल है वो कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 100 पार्ट में। कितने पार्ट में था, 100 पार्ट। टोटल इसके कितने पार्ट है, लेट अस यूज 100 पार्ट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है
तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट हुआ वो क्या हुआ 32 होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 212। ठीक है, और इनके बीच में कितने पार्ट्स होते हैं टोटल 180 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं 180 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, होते हैं नहीं होते हैं। अब अगर मैं क्या करूं, अपना क्या टास्क है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे करिए देखिए, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने रेशियो के इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मैं किसी लाइन को इस तरीके से लिखता हूं, लिखिएगा एक लाइन है जिसमें 100 पार्ट्स हैं। आप इसको अभी कैलकुलेटर स्केल की तरह मत देखिए, आप इसको अभी एक लाइन समझे लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे लिखूंगा इसको, c माइनस 0, मैं क्या कर रहा हूँ इस टर्म में से ये टर्म क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, c माइनस 0 डिवाइड बाई हाउ मच 100 माइनस, समझ रहे कैसे, ये पार्ट इस पार्ट को इस पूरे पार्ट से मैं डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि वाटर के लिए हो रहा है ये यहां पे भी। ठीक है, यहां भी वही लेंथ है। अब मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, लिखिएगा f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस हाउ मच 30। तो अगर ये लेंथ इक्वल है और मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं तो ये वैल्यू कैसे आते थे, कांस्टेंट आते थे रेशियो। अगर कांस्टेंट आते थे तो ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, होंगे या नहीं होंगे। देखिए क्या है हमारे पास, c माइनस 0 बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 30। ठीक है, ये हमारा आपस में क्या आ गया, रिलेशन आ गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा c बाई 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, ठीक है। और इसको आप कट भी कर सकते हो, परफेक्ट। यहाँ पे देखो 100 एंड here 29 180। तो ये हमारा हो गया c by 5 is equal to f minus 32 by 1। क्या आपको दिख रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। देखो कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। देखिए कैसे है, तो लीनियर इक्वेशन बनाना क्या है, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या था c by 5 is equal to f minus 32 by 9। इस 9 को मैं क्या करूंगा, इस तरफ ला रहा हूं, क्या हो जाएगा देखिएगा 9c by 5 is equal to f minus 32। यहां पर देखो f is equal to हो जाएगा 9 by c plus 32। अब देखो यहां पर f और c हमें दोनों में पता है, मैं c का एक वैल्यू पुट करूंगा, f का वैल्यू मिल जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में c का कोई दूसरा वैल्यू पुट करूंगा, कई वैल्यूज मिलते जाएंगे, कई वैल्यूज मिलते जाएंगे या मिलते जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर c का पुट कर दूं, c 0 पुट कर दूं, c 0 पुट कर दूं तो f क्या वैल्यू आएगी 32 आएगी। अगर मैं c को 1 पुट कर रहा हूं
या 2 पुट कर रहा हूं तो उस तरीके से क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होकर के एफ की नई वैल्यू आ जाएगी। आइडिया नहीं आएगी, आ जाएगी। लेकिन अगर मैं एक साथ इसके साथ एक कंडीशन और दे दे रहा हूं कि F इक्वल टू सी, F इक्वल टू सी, यानी कि डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो डिग्री सेल्सियस के इक्वल है, डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। दो वेरिएबल्स हैं, है या नहीं है, F और C दोनों वेरी कर रहे हैं, वेरिएबल्स हैं तो, और लीनियर भी है, तो दो इक्वेशन हो गए। दो इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, पेयर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है कि इस तरीके से कई सारे हमारे पास पेयर होंगे इक्वेशंस के, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कई इक्वेशंस होंगे, इक्वेशंस के पेयर होंगे, उन इक्वेशंस को हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, यही इस चैप्टर का टास्क है। क्योंकि अभी तक सिंगल इक्वेशंस होते थे, सपोज इस तरीके का इक्वेशंस होता था, हम इसके पॉइंट अलग-अलग पॉइंट x y के डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब यहाँ पर पेयर हो गए तो पेयर होने के बाद वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी वो हम पर्टिकुलर इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ जो देखिए, the unit digits of a two digit number is 3 and 7 times the sum of the digit is the number itself, find the number, ठीक है। तो 2 digit नंबर है, सॉल्व करते हैं। ओपी 1 का प्लेस 10 का प्लेस बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कैसा टर्म यूज हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे जो देखिएगा। द यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 3 है। हमें क्या पता करना है, हमें पूरा का पूरा नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर पूरा का पूरा नंबर फाइंड आउट करना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डू करना पड़ेगा, ठीक है। x तो नंबर यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे नहीं, अगर 2 डिजिट नंबर है और इसे अगर हमें लिखना है, लिखने का तरीका हम लोग बहुत सीख चुके हैं कि अगर सपोज हमारा कोई साइड है, अननोन साइड x है, वो 2 यूनिट से इंक्रीज कर जा रहा है तो x + 2 लिख दिया, या 6 यूनिट से डिक्रीज कर जा रहा है तो x - 6 लिख दिया, या कोई चीज 3 टाइम्स मल्टीपल हो गया तो 3x लिख दिया। यार हमने इस तरह के क्वेश्चन इस तरह के टास्क को किए हुए हैं, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर ये x टेंस का टेंस के प्लेस पे है तो क्या होगा, 10x + 3, दैट मींस इस तरह लिखना करो, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 एंड 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो डिजिट क्या है, s और 3 है, 7 टाइम्स द x + 3 है। अब देखो बोथ साइड LHS और RHS हमारे पास क्या आ रहा है, एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है, x के टर्म में दिख रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व करते थे देखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखिए। अब हम दो पर्टिकुलर दो यहाँ पे नोट्स होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले सिंगल वाला देख लेते हैं, 10x + 3, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस 7 का मल्टीप्लाई x होगा, 7x + 7 3 या 21। अब क्या करते थे, इसके बाद क्या काम होता था कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड ले आते हैं, जो लाइक टर्म्स है, क्योंकि लाइक टर्म्स के साथ ही हम क्या कर पा रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके का जो ऑपरेशन होता है वो हम कर पा रहे थे। लाइक टर्म कहने का क्या मतलब है कि अगर 2x लिखा हुआ है या 4x लिखा हुआ है या 8x लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो तब जो है वो x के टर्म्स है। लेकिन अगर ये है 8xy लिखा तो ये टर्म कैसा हो गया, ये लाइक टर्म हो गया। तो इनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हो सकता है, बट इसके साथ एडिशन नहीं हो सकता क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साइड ले आएंगे, यहाँ पर देखो है तो करेंगे 10x -
7x is equal to how much? इसको इधर ले आओ 21 minus 3 तो क्या हो गया 10x minus 7x कैसे सॉल्व करते थे? x यहाँ पे भी x यहाँ पे है, ठीक है? या तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो इसके कांस्टेंट है, जो आगे कोफिशिएंट लगा है, इनमें से इसके कोफिशिएंट को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। 10 minus 7 3 या फिर क्या करो आप यहाँ से भी x और यहाँ से भी x क्या ले लो, कॉमन ले लो। देखो 10 minus 7 x is equal to 21 minus 3 18 x is equal to ये 10 minus 7 3x is equal to 18 x is equal to that means कि ये जो वैल्यू है वो क्या है 6 है। that means जो नंबर इस तरफ आएगा वो क्या आएगा 63। इस तरीके के क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए कि अगर हमें दे दिया गया कि अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है उसका रेक्टेंगल कह रहा हूँ, अगर कोई हमारे पास मान लो स्क्वायर है, ठीक है? स्क्वायर का एरिया कुछ दिया हुआ है और फिर उसका आपको दे दिया गया, बता दिया पेरीमीटर इतना है, तो आपको फाइंड आउट करना था कि इसका एग्जैक्ट साइड क्या होगा। कुछ इस तरीके से हम तो हमने एडिशन करके निकालते थे। तो इस तरीके से हम क्या करते थे, इक्वेशन बनाते थे और सॉल्व करते थे। अब जो हमारा मेन मोटो है वो क्या है? मेन मोटो है वो है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना, तो यहां पर कितने दो मेथड्स हैं हमारे पास। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। एक मेथड है अलजेब्रिक मेथड, क्या है? अलजेब्रिक मेथड। और जो दूसरा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। क्या है? ग्राफिकल मेथड। कभी-कभी क्वेश्चन करते समय जो ग्राफिकल मेथड होते हैं वो इजी हो जाते हैं, तो हमें जो लीनियर ग्राफ है वो प्लॉट करना आना चाहिए। जैसे अभी जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया ना, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन किया, रिलेशन करके उसके इक्वेशन सीखे, तो अगर उसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं करना। या फिर इसी तरीके से आपने क्या मोशन चैप्टर पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर में आपने क्या पढ़ा होगा, आपने एक इक्वेशन देखा होगा v = u + at, v = u + at। यहाँ पर भी कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है? ओम लॉ पढ़ा आपने प्रीवियस क्लासेस की साइंस की बुक में, आपने इसे पढ़ रखा है। v = ir, v = ir। या आपने एयरवेव पढ़ा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, उसमें सेकंड लॉ पढ़ा, या v = m आया था, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? तो फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे था, जहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, अगर हम प्रोपोर्शनल पढ़ा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो भी अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे कैसा दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं तो जो ग्राफ हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते समय वो क्वेश्चन ग्राफ बनाते ही इजी हो जाता है, ठीक है? तो इस मेथड को ध्यान रखिए, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो तीन मेथड है इसमें, कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और जो दूसरा मेथड है वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड है। और तीसरा मेथड जो हमारे पास है वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है? तो आइए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन।